मेरी बहनें बहुत समय से इंतजार कर रही हैं। सुबह खाना पका के आई होंगी। ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು? और मेरे भाई, आप सब अपने अपने काम, अगर आप दुकान चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं या खेती करते हैं, उसको छोड़ के यहाँ आए मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. देखिए, आपका जीवन मेहनत का जीवन है। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप ईमानदारी से, मेहनत के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ಇವತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आपकी यही आशा होती है कि आगे बढ़कर आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बने। नौजवान लड़कियां हैं तो आप सोचते होंगे कि कोई अच्छा रोजगार मिल जाए, काम करे, कमाए, तो उनका भी क्या बोल रहे हैं? ಮೈಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್. सॉरी, यू कुडंट हियर मी. आई कांट हियर यू. ओके, नाउ मैं कह रही थी, शायद सुनाई नहीं दिया उन्हें, मैं कह रही थी कि आपकी इच्छा क्या होती है, आपकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या है। सबसे पहले कि जो आपके बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं उनकी अच्छी नौकरी लगे, वो कमाएं, उनका आत्मविश्वास बना रहे और उनका एक मजबूत भविष्य बने। आप सबको हिंदी समझ में आती है? ठीक है, फिर मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य चाहते हैं, इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई भी हो, मैं भी अपने बच्चों के लिए यही चाहती हूँ। और सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं, आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, आपके लिए कोई समस्या उठती है, तो सरकार आपको बहुत मदद कर सकती है। जैसे मेरी बहनें यहाँ हैं, आज महंगाई की वजह से आपके जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। आप जानते हैं कि सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। तो ये तमाम मुश्किलें आपके सामने हैं और 3.5 सालों से जो ये मुश्किलें हैं ये कम नहीं हुई हैं, बढ़ती चली गई हैं, क्योंकि आपको एक ऐसी सरकार मिली जो शुरू से ही गलत तरीके से बनी। शुरू से ही इन्होंने लालच की वजह से, सत्ता की वजह से विधायकों को खरीदा और एक सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई। तो शुरू से इनकी नीयत क्या थी? इनकी नीयत थी कि सत्ता में आना है, लूट मचाना है, अपने आप आगे बढ़ना है और जनता की मुसीबतों को पूरी तरह से नकारना है। यही इनकी नीयत थी। अब ये सरकार आई, 3.5 सालों से क्या हुआ? आज तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सब जगह आप ही आप हैं। तो आपने क्यों नहीं किया?
अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, सर्वज्ञानी अंतर्यामी जी को, कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आत्महत्या करते हैं किसान, कोई समस्या नहीं देख रहा है किसानों की, कोई राहत नहीं आती। इस तरह से हर स्तर पर कर्नाटका को लूटा, और लूटते लूटते गवर्नेंस, किस तरह से सरकार चलेगी, कैसे हम रोजगार दिलवाएंगे, ये सब बातें सब भूल गए। आज चुनाव आया है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। हम यूपी में जब कोई इधर उधर की ज्यादा बातें करते हैं तो हम कहते हैं भाई मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। ये तो मुद्दे पे आ ही नहीं रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? विकास, आपके लिए अस्पताल बनाना, आपके लिए शिक्षा के संस्थान बनाना, आपकी सड़कों को बनाना, आपके नौजवानों को रोजगार दिलवाना, मेरी बहनों को महंगाई से राहत देना, किसानों को आगे बढ़ाना, यही तो मुद्दे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं इन मुद्दों के? 3.5 सालों से इनकी सरकार रही है, क्या किया इन्होंने? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप, जैसे मैंने कहा, कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। किसान त्रस्त है, परेशान है, हर तरफ से उसकी परेशानी बढ़ी रही है। जीएसटी कर करके इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि छोटे दुकानदार ही अपने आप परेशान हैं, उनके बिजनेस चल ही नहीं रहे हैं। जो मीडियम बिजनेस है, स्मॉल मीडियम बिजनेस है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। और लूट कम नहीं हुआ है बहनों और भाइयों, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 3.5 सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि भैया देखते हैं इन 1.5 लाख करोड़ रुपयों का बन क्या सकता था। और ताज्जुब होगा आपको जान के, जितना पैसा इन्होंने लूटा है, इससे आपके लिए 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। 2250 किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, सोचिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे आपके, उनको शिक्षा मिल सकती थी। 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। और इन्होंने क्या किया? उन पैसों को लूटा। और आज आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज आपके सामने आपके मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, इसलिए हर रोज कोई नया मुद्दा उठाते हैं जिससे आपके विकास, आपके जीवन, आपके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने खुद ही देखा होगा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर से कितनी सारी कंपनियां चली गई हैं इन 3.5 सालों में। मोटोरोला, एप्पल, नोकिया, ओला, सैमसंग छोड़ के चले गए। कोई चेन्नई गया, कोई हैदराबाद गया, क्योंकि लूट इतनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब हो रहा है। बेंगलुरु जैसे शहर में, आपका भी शहर है, बेंगलुरु जैसे विश्व प्रसिद्ध शहर में 35 लोग गड्ढे के अंदर गिरकर मर गए। और यहां विकास के इतने मौके हैं, क्यों नहीं किए जा रहे? तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हर स्तर पर, चाहे आप नंदिनी को देखिए, आपने बनाया नंदिनी, आज भाजपा की सरकार कहती है नंदिनी में दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, अमूल को गुजरात से लाते हैं। लेकिन 3.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी,
तो आपको क्षीरा भाग्य मिला, क्षीरधारे मिला, सब्सिडी मिलती थी दूध के लिए किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर। दूध इतना इकट्ठा हो रहा था कि मुफ्त में स्कूल के बच्चों को मिल सकता था। तो अब अचानक कैसे कम हो गया? अचानक ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये भी झूठ है। ये जो नंदिनी आपने बनाई, इसको भी लूटने की कोशिश है। गुजरात से अमूल को लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदिनी को खत्म कर डालेंगे। जिस स्तर पे आप देखें, जिस तरफ आप देखें, आपको सिर्फ लूटा गया है और मजाक उड़ाया गया है गवर्नेंस का। आज मेरे नौजवान भाई बहन यहां पे खड़े हैं, कितनों को सरकारी रोजगार मिला है? किसी को नहीं मिला है। और 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन नौकरियां आपको मिल नहीं रही हैं। जो नौकरी के मौके होते हैं, रोजगार के मौके होते हैं, कहां से आते हैं? छोटे दुकानों से, छोटे बिजनेसों से, मीडियम बिजनेसों से, बड़े बड़े जो PSU होते थे, जो सरकार के होते थे, उससे बहुत नौकरियां बनती थी। और किसानों को मजबूत करके, खेती मजबूत करके और रोजगार बनता था। लेकिन इनमें से कौन से काम किए इन्होंने? कोई ऐसा काम नहीं किया। बड़े बड़े PSU अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए, प्राइवेट कर दिए, वहां से नौकरियां बंद। जो छोटे दुकान है, छोटे बिजनेस है, उनको उनकी कमर तोड़ दी, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। किसानों का तो पूछिए मत। आपके लिए यहां आपके प्रदेश में गन्ने का जो दाम है सबसे कम है। दूसरे प्रदेशों में 3500 4000 का मिलता है, यहां सबसे कम है। तो ये परिस्थितियां भाजपा ने बनाई। और आपसे भी एक शिकायत है, आपने बनाने दी, क्योंकि आप बार बार चुनाव आता है और बार बार आपका ध्यान भटक जाता है। आप जवाब ही नहीं मांगते। आपने ये माहौल बना दिया है देश में, प्रदेश में, कि कुछ ना करे नेता, तब भी उसको मालूम होता है कि वो आके मंच पे खड़े हो जाएगा, कोई जज्बाती मामला उठा लेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, तो बस फिर से जीत जाएगा। तो अगर उसको मालूम है कि वो ये सब बातें करके चुनाव जीत सकता है, तो वो काम क्यों करेगा? इसीलिए तो काम करना बंद हो गया है। इसीलिए तो जवाबदेह सरकारें बनती नहीं है, क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का, तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका मीडिया में ये सब डाल के और धर्म की बातें करके और इधर उधर की बातें करके, कि आप भूल जाते हैं कि आपका वोट तो आपके लिए लगना चाहिए। आपका वोट आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए जाना चाहिए। आप भूल जाते हैं, आपके जज्बात उठ जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज आपके सामने खड़े हुए, आपसे वोट नहीं मांग रहा है मुझे, आपकी जागरूकता मांग रही हूं मैं कह रही हूं जाग जाओ। बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं, जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। मैं बताती हूँ कांग्रेस ने क्या किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अन्ना भाग्य बनाया, क्षीरधारे, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, ये सब तो कांग्रेस की स्कीम थी और इससे आपको सुविधा मिली। कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, किसानों के कर्ज माफ किए हैं। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। ये कम नहीं है बहनों और भाइयों। आज भी धान का दाम सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। चुनाव के समय कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल में लागू कर रहे हैं। तो आप अगर जागरूक नहीं बनेंगे और आप खुद नहीं देखेंगे कि भाई 3.5 सालों से इनकी सरकार है, क्या मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? मैं पूछ रही हूं आपसे, जब से बीजेपी की सरकार है कर्नाटका में, आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा।
जोर से बोलो। नहीं आई? किसानों के जीवन में आई? मजदूरों को राहत मिली? मेरी बहनों को महंगाई से राहत मिली? आप नौजवान खड़े हैं, आपको जॉब मिला? तो जागो, जागो। देखो 3.5 साल से कुछ नहीं हुआ है। आपके जीवनों में मुश्किलें बढ़ी हैं कि नहीं? बढ़ी है ना? तो कौन बदलाव लाएगा? ये माहौल कौन बदलेगा? आप ही बदल सकते हो, खासतौर से तुम लोग जो नौजवान हो। बदलाव लाओ, अपना हक मांगो। ऐसी सरकारों को मत लाओ जो आपका आदर नहीं करते हैं, जो आपका हक नहीं देते हैं। कांग्रेस आपको अपने हक देना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस ने कुछ गारंटी बनाई है। क्या है ये गारंटी? 100% प्रगति लाएंगे। ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटे हैं, ये हम किसानों के लिए, इनको मजबूत बनाने के लिए डालेंगे। 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, शर्म की बात है। कांग्रेस ने ये प्रयास करेगी कि 1 साल के अंदर अंदर ये 2.5 लाख पद भरे जाएंगे। गृह ज्योति योजना लाना चाहते हैं हम। 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। और ऐसी चावल नहीं जो मुझे एक महिला ने बताया 2 दिन पहले कि दीदी जो चावल हमें मिल रही है वो हम खा ही नहीं पाते। हम अच्छी चावल देंगे, आपको 10 किलो देंगे। युवाओं, एक युवा निधि स्टार्ट करेंगे। युवा निधि में जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको हर महीने 3,000 रुपए सरकार देगी। और जिसका डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए हर महीने सरकार देगी। गृह लक्ष्मी योजना, मेरी बहनों, सबसे ज्यादा मेहनत आप करती हो। आप घर का बोझ, महंगाई का बोझ, समाज का बोझ उठाती हो। मैं जानती हूं कितना मुश्किल है जीवन। मैं जानती हूं कि इसके बावजूद सबसे कम सहायता समाज आपका करता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपकी मेहनत को पहचानते हुए आपके लिए गृह लक्ष्मी योजना लाई है, जिसमें आपको 2,000 रुपए हर महीने आपके खाते में जाएगा। आपको बस में जाने के लिए जहां भी जाए आपको बस का पास फ्री में मिलेगा। देखिए, जो खासतौर से शहरों में डिलीवरी का काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, जो अस्थाई मजदूर हैं, इनके लिए बहुत कम सुविधाएं देती है सरकार। लेकिन आज जो ये काम कर रहे हैं उनकी भी मुसीबतें बहुत हैं। बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, 4-5 लोग छोटे छोटे कमरों में रहकर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं कमाने के लिए, अपने परिवारों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी एक न्यूनतम आय तय करना चाहती है घरेलू और डिलीवरी के कर्मियों के लिए, ताकि आपको एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए, जिससे आपका कोई फायदा, आपका शोषण न कर पाए। इसी तरह से 3,000 करोड़ रुपए हम बजट में अस्थाई कर्मी के कल्याण के बोर्ड में डालेंगे। ऑटो ड्राइवर के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी हम एक ऐसी कल्याण का बोर्ड बनाएंगे जिसमें 50-50 करोड़ रुपए डाल के उनकी मदद और उनकी सहायता के लिए हम काम करेंगे। जो रुकी हुई सिंचाई की योजनाएं हैं, आप जानते हैं कई नदियों से जो सिंचाई की योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, उनको रोका गया। बीजेपी ने उनका कुछ भी आगे काम नहीं बढ़ाया। और जैसे कांग्रेस ने गोवा के साथ ट्राइब्यूनल बनाया था, महादाई जो प्रोजेक्ट था उसके लिए कि समस्याएं हम सुलझाएं, ये सब चीजें भी भाजपा ने रोक दी। तो हम इनको फिर से शुरू करेंगे ताकि आपकी सिंचाई में मुसीबतें कम हो।
इसी तरह से हमने सोचा है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, आपके लिए भी फंड्स बने, आपके एक वेलफेयर फंड बने, ताकि जितना नुकसान आपने लिया है इन 3.5 सालों में, उससे कुछ राहत मिले आपको। हमने लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम चाहते हैं कि नए नए उद्योग बने। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, जो आजकल एक बहुत नई चीज निकली है, हम चाहते हैं कि कर्नाटका ही इनका हब बने, यहां सबसे ज्यादा बने, इससे बहुत रोजगार मिलेंगे। और बीदर से लेकर चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिसमें टाउनशिप बने, और अनेक विधानसभाओं में 10 करोड़ के स्टार्टअप फंड कि ये जो नौजवान हैं अगर एक छोटी सी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस विधानसभा से ही उनको थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मदद मिल सकती है कि अपने ही पैरों पे खड़े हो जाएं। कर्नाटका के लिए बहुत सारी चीजें सोची हैं। बेंगलुरु में एक टूरिज्म और बिजनेस के लिए, जैसे दुबई में होता है, गोल्ड और डायमंड पार्क बने, जैसे बेंगलुरु में आईटी सेक्टर मजबूत हुआ है और दुनिया में जाना जाता है, तो क्यों ना ये काम छोटे छोटे शहरों में भी, जो 2 टियर की शहर हैं, उनमें क्यों नहीं कर सकते। तो हमारा प्लान है कि मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसे जो छोटे शहर हैं, इसमें भी हम आईटी को मजबूत करें, टेक को मजबूत करें। ये सब हमारी योजनाएं हैं, हम आपके लिए करना चाहते हैं। ये कल्याण कर्नाटका है। आपको मालूम है कि कांग्रेस ने ही 371J का, जो आर्टिकल 371J है संविधान का, कांग्रेस ही लाई थी और यहाँ के लिए तमाम विकास के रास्ते खोले। इसके लिए सोनिया जी लड़ी, मनमोहन सिंह जी लड़े और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बहुत लड़े। और जब ये आर्टिकल 371J लाए तो हमारे मन में यही था कि कर्नाटका को पूरी तरह से हम विकसित करेंगे, उसकी वजह से रोजगार मिले, किसानों की सिंचाई की सुविधा मिली, कल्याण कर्नाटका का बहुत विकास हुआ। आज वो विकास कहां गया? 3.5 सालों में सारा बंद कर चुके हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है। आपको याद होगा यहाँ पे यादगीर रेलवे कोच की फैक्ट्री खोली थी, ये सब कांग्रेस ने किया था। लेकिन आज भयंकर बेरोजगारी है कल्याण कर्नाटका में, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है आपको। मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र में। 40,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं इसी क्षेत्र में, कल्याण कर्नाटका में है। 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षित लोग हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? क्योंकि हर तरफ से इन्होंने आपको पूछा नहीं है, घोटाले किए हैं। आप भर्ती के इम्तिहान देते हैं, पीएसआई का इम्तिहान देखिए, पुलिस के कर्मी खड़े हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, पेरेंट्स उनके माँ बाप फीस भरते हैं ट्यूशंस के लिए कि भर्ती के इम्तिहान के लिए तैयारी अच्छी होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो ये सब मेहनत करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, फीस भरने के बाद क्या पता चलता है? उसमें भी घोटाला कर दिया। तो ये परिस्थितियां बन गई हैं कर्नाटका की। और जैसे मैं आपसे कह रही थी, ये परिस्थितियां सिर्फ आप बदल सकते हो, ये आप ही के हाथों में है। समझ लो, महान इतिहास है आपका, आपकी संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ के महान गुरु महात्मा सबने ये संस्कृति आपके साथ बनाई, आपके समाज ने बनाई। आपका एक ऐसा प्रदेश है जो मुझे याद है, जब मैं छोटी थी मेरे पिताजी कहते थे हम कर्नाटका में बहुत विकास कर सकते हैं, वहां पे आईटी टेक की बड़ी बड़ी शहरें बना सकते हैं। और मैं पूछती थी कैसे?
छोटी थी, मुझे नहीं मालूम था। पिताजी ने कहा क्योंकि शिक्षित लोग हैं, कर्नाटका में इंग्लिश बोलते हैं, शिक्षित लोग हैं और टेक आईटी में बहुत शिक्षित हैं, तो ये दोनों चीजें जो हैं, जो इंग्लिश में भी भाषा इंग्लिश की भाषा में मजबूत है, आईटी टेक्नोलॉजी में मजबूत है, तो पूरी दुनिया में ये भागीदार बन सकते हैं जो आईटी और टेक आने वाला है। ये 1984-85 की बात कर रही हूं मैं। तो आप तब से पहचाने जाते थे अपनी मेहनत के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, और इसके लिए कि आप सब मेहनत से अपने प्रदेश को बनाने लायक हैं और खुद अपने पैरों पे खड़े होने लायक हैं। तो उस परंपरा को तोड़िए मत। अपने प्रदेश को ऐसे हाथों में देकर जो सिर्फ लूटना चाहते हैं, दिल में सत्ता की लालच है, आपकी कोई परवाह नहीं है, उनके हाथों में मत दो। अब बंद करो ये सब। अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना वोट अपने प्रदेश के लिए, अपनी ही लिए दीजिए। तभी यहां पे विकास आएगा, तभी आपका प्रदेश फिर से दुनिया में पहचाना जाएगा। सारी कंपनियां वापस यहां आएंगी, रोजगार बनेंगे और एक नया भविष्य, एक उज्जवल भविष्य आप बना पाएंगे। तो यही मेरा आग्रह है कि आप जागरूक बने, अपनी शक्ति से अपना भविष्य अपने हाथों में लीजिए। इन लोगों की बातों में मत पड़िए। देखिए कांग्रेस ने आपके लिए कितना काम किया, क्या क्या योजनाएं लाना चाहती है, और कांग्रेस को एक इस तरह की बहुमत से जिताइए कि उस सरकार को कोई तोड़ ना पाए। एक मजबूत सरकार बनाइए, एक स्थिर सरकार बनाइए, क्योंकि एक मजबूत और स्थिर सरकार जो तोड़ी नहीं जा सकती है, बहुत काम कर सकती है। तभी उसका पूरा ध्यान विकास पे जाता है। नहीं तो जोड़ तोड़ की कोशिशें जब होती हैं बाहर से, तो सरकार का ध्यान भी उसे बचाने में चले जाता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से आपके कल्याण क्षेत्र के लिए, कि आप पूर्ण बहुमत से, भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएं और अपने भविष्य को एक बार फिर मजबूत बनाएं। आपने मेरी बहुत लंबी लंबी बातें सुनी, गर्मी भी हो रही है, अब मैं आपको छोड़ती हूँ। बहुत प्रेम दिया आपने, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। एक बार मेरे साथ कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। धन्यवाद। जय हिंद।